नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने अभी पिछली वीडियो जल्द ही फर्स्ट ईयर पर प्रारंभ की, जिसमें पहला मैथ का चैप्टर है समुच्चय या सेट। उस पिछले वीडियोस में हमने कुछ पढ़ाइयां की। ये पढ़ाइयां कुछ इस प्रकार की कि समुच्चय क्या है यानी कि सेट क्या है। तो वहां पर आपने पढ़ा अच्छे से कि जो सेट होता है ये वेल डिफाइंड थिंग्स होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स होता है, कि विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह होता है, ठीक है। किसी भी समुच्चय को हम किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से ए बी सी डी आदि से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि हम दो चिन्ह प्रयोग करते हैं, साइलन और साइलन लिखकर काट देना। आपको साइलन और फाइलन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ते हैं सदस्य। इसे क्या पढ़ते हैं? सदस्य है, यानी कि इज एन एलिमेंट ऑफ। इसको क्या पढ़ते हैं? इज एन एलिमेंट ऑफ। और अगर ये साइलेंट का निशान लेकर काट दिया जाए तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सदस्य नहीं है। क्या पढ़ते हैं? सदस्य नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऐसे पढ़ा जाता है। तो मैं थोड़ा सा दोहरा दिया हूं, समुच्चय यानी कि सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग, एबीसीडी, साइलेंट, साइलेंट नॉट और ऐसे सब कुछ, ठीक है। अब आज इस वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कुछ खास तरीके के समुच्चयों को, कलेक्शन को किस तरीके से दर्शाते हैं। इसके अलावा समुच्चय को हम कैसे कैसे दर्शा भी सकते हैं, यानी कि समुच्चय का संकेत क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मित्रों, पहले मैं कुछ कॉमन बेसिक चीजें आपको बता दूं जो आपको जरूर जानना चाहिए। जैसे समुच्चय के सदस्यों को हम हमेशा इस मझले वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट में हम हमेशा रखते हैं। एक चीज, समुच्चय में पुनरावृत्ति की यानी कि रिवीजन करने की टेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। जैसे 1 1 1 1 2 2 2 ऐसे मैंने लिखा, 3 4 5, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नॉर्मली देखेगा, पूछे कितने सदस्य, तो गिनने वाले गिनेंगे 3 4 5 6 7 8, ये रॉन्ग आंसर होगा। आपका वाकई मतलब होगा 1 2 3 4 5। इसको एक को आप अगर 1 लाख बार या इनफाइनाइट बार में लिख लें तो इसका मतलब सिर्फ 1 से होगा। पुनरावृत्ति के मामले में समुच्चय पुनरावृत्ति को नहीं मानता, इसलिए हम वहां पर ऐसा प्रयोग करते हैं। उसके जगह हम ऐसा चीजें लिख देते हैं कि रिवीजन हो रहा हो तो सिर्फ 1। यानी कि ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे कोई भी सदस्य देकर पूछ लेगा, ये सदस्य इस तरीके से सदस्य की पुनरावृत्ति देकर पूछ लेगा कि इस समुच्चय में कितने सदस्य हैं, तो जवाब है कितना? 1, ठीक है। दूसरी चीज कर्ली वाली बता। तीसरा, किसी भी कैपिटल अक्षर से हम समुच्चय को दर्शा सकते हैं। जब इतनी बातें हम समझ गए हों तो अब आ जाइए थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लें। जैसे शुरुआत करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है। अगर उन संख्याओं को इकट्ठा कर लें तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहलाया जा सकता है। देखिएगा, मैं दोनों मोड में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं एक साथ दोनों चीजें लिखता रहता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिख लेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर होने के नाते कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? तो जवाब है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है मित्रों। इसी तरीके से अगला हमारा जो इंटीजर, अगला जो हमारा है प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा बड़ा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शब्द ध्यान दीजिएगा, पूर्ण बोला मैंने, पूर्ण संख्या का समुच्चय, ऐसे ही हम बोल सकते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इसको सेट ऑफ होल नंबर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के नाते इसे हम किससे दर्शाते हैं? W से। आप सभी मित्रों को पता है कि जब हम पूर्ण संख्या बोलते हैं तो इस पूर्ण संख्या का मतलब होता है, इस प्राकृतिक में एक संख्या और बढ़ जाएगी 0 और आ जाएगा 1 2 3 4 5 करते हुए 16। अब इसमें प्लस के साथ अगर माइनस भी इंक्लूड कर लिया जाए, सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिया जाए उसके साथ, या बल्कि मैं ये कह दूं सभी पूर्ण संख्याओं को धन और ऋण चिन्ह के साथ भी ले लिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अगला हमारा हो जाता है
पूर्णांक संख्या का समुच्चय। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? तो जवाब है कि सर ये हमारा कहलाता, अंग्रेजी पर ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया तो देखिएगा, ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सब आएंगे। जहां तक गिनती आपको आती है वहां तक भर सकते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और 0 भी। ये देखिए अच्छे से मित्रों याद कर ले, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें इन संकेतों की जरूरत पड़ेगी। अब पूर्णांक संख्या का कुछ बुकें आई और कुछ बुकें जेड से दर्शाती हैं। ठीक है, अब यहाँ भी एक कैटेगरी बढ़ गई। अगर हम केवल इतना ही ले लें तो इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। तो इसको हम लोग i माइनस लिखकर भी ऐसे दर्शा सकते हैं, या z माइनस। इसी प्रकार इस वाले भाग को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या का समुच्चय। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? तो जवाब है इसे सर i प्लस जेड प्लस, अथवा आपका जान ही रहे हैं ये खुद नेचुरल नंबर ही होगा। धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? i प्लस बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, ये कॉन्सेप्चुअल मैटर है, 0 को क्या कहा जाए? धनात्मक या ऋणात्मक? तो जवाब हम इसको पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ना तो इसे हम धनात्मक में रखते हैं ना ही ऋणात्मक में। लेकिन यह समुच्चय अगर हम पूर्णांक का पूछ लें तो उसमें 0 को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, हर चीजों को समझते चलिएगा मित्रों, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, हमें बेसिक चीजें बहुत ही वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले समुच्चय की तरफ चले। आपने इसके बाद आपने पढ़ा हुआ भी बहुत जल्द, ठीक है, वो क्या है? परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या आप सभी ने पढ़ा है बहुत जल्दी। ठीक है, क्लास 9th में संख्या का समुच्चय क्या परिभाषा पढ़ा था आपको अगर याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा होगा p/q रूप का कोई भी नंबर जिसमें q 0 ना हो, p और q क्या हो? इंटीजर हो। देखिए से क्या पढ़ेंगे? सदस्य है किसका? i का। पढ़कर जरा दिखाइए, p, q यानी कि p q है, यानी कि सदस्य हैं किसके? i के। अब i का मतलब समझ रहे होंगे, पूर्णांक संख्या का समुच्चय। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसे किससे दर्शा लिया जाता है मित्रों? तो जवाब है इसे हम किससे दर्शाते हैं? q से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? q से। इसी के बाद अगला आपका आ जाता है अपरिमेय संख्या का समुच्चय। तो जवाब है सर अपरिमेय संख्या का समुच्चय किससे दर्शाया जाता है? वो भी हमको जरा बता दें। तो जवाब होगा सर ये t से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला यानी कि ये हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और अंतिम में हमारा आता है वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्या आता है? वास्तविक संख्या का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। आप सभी ने पढ़ा होगा रियल नंबर की डिफिनेशन, वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में है, यानी कि सभी 1, 2, 3, 4 यानी कि पूर्णांक संख्या है, सभी दशमलव संख्या 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, ठीक है, 2.1, 2.2, ये सब कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है इस तरीके के बोलने वाली संख्याएं जो संख्या रेखा पर लाई करती हैं, उन्हें सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि R से दर्शाते हैं। आगे चलकर अभी इस साल हमें C पढ़ना है, जो इससे भी थोड़ी बड़ी समुच्चय बनाती है, जिसे हम काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या का समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग आगे चलकर काल्पनिक संख्या के समुच्चय को समृद्ध संख्या का नाम देंगे। क्या बोलेंगे? समृद्ध संख्या का नाम देंगे। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर अभी हमारी विधिवत पढ़ाई है, हमारे एनसीईआरटी में से रखा गया है, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितने संकेत आपने देख लिए हैं उसको एक बार और रिमाइंडर मार लीजिए दिमाग में, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे पढ़ने के लिए आज की हेडिंग, तो हमें बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मित्रों अगली चीज समझते हैं। उसके पहले एक बार दोहरा लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय किससे दर्शाते हैं? n से, सेट ऑफ होल नंबर w से, सेट ऑफ इंटीजर z से, या फिर i से। ठीक है, फिर इसको दो कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा, i प्लस और i माइनस। परिमेय संख्या को q से, अपरिमेय संख्या को t से, रियल नंबर को r से। अभी हमें इतने ही
की डिफिनेशन की जरूरत है। बाकी अगर इमरजेंसी बहुत पड़ जाएगी तो सी भी आ जाएगा, यानी कि सममित संख्या का समुच्चय। अब आगे का मामला ये है कि समुच्चय यानी कि सेट को, ठीक है सर, हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय का व्यक्तीकरण मतलब हाउ वी रिप्रेजेंट, ठीक है, कैसे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी तालिका विधि, ठीक है, या सूचीबद्ध विधि, ठीक है, सूचीबद्ध विधि भी हम इसको बोल सकते हैं, सूची विधि, ठीक है, ये भी इसका नाम है। इसी तरीके से हम इसे अंग्रेजी नाम बोले तो हम इसे बोल सकते हैं रूस्टर विधि, ठीक है, हिंदी में कहीं कहीं रोस्टर भी लिखा हुआ मिलता है, रोस्टर मेथड, ठीक है, अंग्रेजी में और भी इसका एक नाम है उसी प्रकार से, ठीक है, इसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं। तो ये सारे नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि कई बार सवाल लेकर पूछेगा इसे तालिका विधि, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि में बदलो, तो उस समय आप इन नियमों का पालन करेंगे। अब ये सूचीबद्ध विधि क्या कहती है कि किसी भी समुच्चय को लिखना हो तो एक ब्रैकेट बनाइए, उस ब्रैकेट के अंदर सदस्य लिखते जाइए और बीच में उनको कामा के द्वारा विभक्त करते चले जाइए। जैसे कोई बोले कि सर एग्जाम्पल लीजिए, अभी मैंने बोला स्वरों का समुच्चय, इसलिए वीडियो मैंने एग्जाम्पल दिया था स्वरों का समुच्चय, ठीक है, तो स्वरों के समुच्चय यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या, सॉरी, सेट ऑफ स्वर का मतलब होता है वॉवेल, ठीक है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो क्या क्या आ जाएगा, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। ये जो तरीका है ये हमारा सूचीबद्ध या रोस्टर मेथड कहलाता है, ठीक है। मेरी खांसी जो आती है मित्रों, इसे आप कोरोना बिल्कुल न समझिएगा, ठीक है, क्योंकि चूंकि दिन भर में हम एटलीस्ट 4 वीडियो 5 वीडियो अपलोड करते हैं और इस दौरान मैं माइक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता, आप देख सकते हैं। तो मैं अपने लाउड ध्वनि में ही ये रिकॉर्डिंग करता हूं ताकि इसमें नेचुरलिज्म आ सके, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये खांसी नॉर्मल खांसी नहीं है, केजरीवाल साहब वाली खांसी है, ऐसे नहीं मानेगी, मुझे सीएम बनाकर ही जाएगी, ठीक है। आइए इस पर सवाल लगाते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 1.1 और 1.1 में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, पहले और दूसरे सवाल को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तीसरा सवाल है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। पहला सवाल इस तरीके है, क्या है कि a बराबर x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है, ठीक है। मैं दोनों मोड बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान नहीं होंगे और हिंदी मीडियम भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट ट्रांसलेटर मौजूद है जो दोनों को मोड में पढ़ा देगा और ये आपके लिए बोनस ही रहेगा। अब इसको सवाल को हम r लगा दें, ऐसे लिख देंगे x is such that is an integer, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, integer, and it lie between -3 and 7, ठीक है। इधर ध्यान से पढ़िए, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है, जो -3 और 7 के बीच में आता है। तो बोलिए जरा, -3 से 7 की बात करो तो क्या क्या है, तो जवाब है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। -3 से बड़ा पूर्णांक कौन आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर मुझे 7 के आगे नहीं बढ़ना है, 7 से पीछे ही रहना है। तो आंसर हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगला सवाल हमारा सेकंड है, वो कहता है b बराबर, क्या लिखा हुआ है, x such that, यानी कि x ऐसा है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या इसका मतलब हुआ इंग्लिश में, पहले वो भी समझ लें, क्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, 6 से कम। इसका मतलब यह हुआ कि x is such that x is an natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये बताइए नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, तो जवाब है सर 1 से, और मुझे केवल 6 से कम चाहिए, तो बस 1 से शुरू करना है और 6 से कम तक रहना। तो 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर कौन हुआ, 2, 2 के बाद कौन हुआ, 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5। उम्मीद करते हैं बड़े आराम से कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले।
देखिएगा समुच्चय का व्यक्तीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। मैंने पहला तालिका विधि या रोस्टर विधि प्रारंभ कर दिया है और इसके सवाल लगाना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे टॉपिक को समझाते हुए और उससे रिलेटेड जो भी सवाल एक्सरसाइज में होंगे उनको लगाते हुए आगे बढ़ता रहूंगा और मुझे लगता है ऐसे पढ़ाने से आपको बहुत ही क्लियरली सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। तीसरा सवाल सी लिखा है, क्या लिखा है, एक्स ऐसा है कि x is such that, यह दो अंकों की संख्या है, यह दो अंकों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आगे लिखता है जिनका योग 8 है, जिनका योग, जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 8 है, ठीक है, योगफल 8 है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, 8 है, मतलब ये हुआ कि x is such that x is a 2 digit नंबर, यानी कि उसमें केवल दो संख्याएं हैं, यानी कि दो अंक की संख्या है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर whose digit sum, whose digit sum या whose digit sum, ठीक है, is 8, यानी कि ऐसी संख्याओं को छांट कर लिखनी है, दो अंक की होनी चाहिए, यानी कि 10 से लेकर इनके बीच में 99, ये रेंज है आपके दो अंकों की संख्या का। यहां से छांट कर केवल हम वो अंक लेंगे जिनका सम कितना आता है, 8 आता हो। तो देखिएगा 10 और 20 के बीच में 17 है, 1 और 7 को आप जोड़ दें 8 आ जाएगा। 20 और 30 के बीच में 26 है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए मित्रों 2 और 6 को तो आपका 8 आ जाएगा। अगर 30 और 40 के बीच में बात कर ले तो 35 आ जाएगा, इसमें 3 और 5 को जोड़ने से 8 आ जाएगा। 40-50 के बीच में 44 आ जाएगा, और अगर हम 4 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। 53 पर आ जाए तो 5 और 3 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। 62 ले लेंगे मित्रों, 6 और 2 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। 71 लेंगे तो 7 एक 8 आ जाएगा। 80 ले लेंगे तो 8 और 0 8 आ जाएगा। इसके आगे आपको नहीं मिलने वाला। आप सोच सकते हैं क्योंकि 81 82 क्यों, आप 8 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वैल्यू आपकी 8 से बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इधर वाली चीजें हमारे काम आने वाली नहीं है। तो देखिएगा इस समुच्चय का आंसर हो गया। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, हमें तो दो की संख्या का जिक्र करना है बस। तो कौन कौन है, 17 यानी कि 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो ये संख्याएं हो गई हमारे रिजल्ट के रूप में। उम्मीद करते हैं ये चीज बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। हम पूरे अध्याय पर सवालों को एक एक स्टेप में समझेंगे, लगाएंगे, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। 5वां इसने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेट्री। मेट्री शब्द के सभी अक्षर, शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह, सभी अक्षरों का संग्रह, ठीक है। चलिए मित्रों इस सवाल की बात करें तो ई में आ जाइए, यानी कि नॉर्मली मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्ड्स अवेलेबल इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप ये ध्यान दे रहे हैं तो आप लिख देंगे पहले उठाकर सर टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा, ओ एन ओ एम ई, सर टी आर और वाई। लेकिन रूल कहता है कि किसी भी सदस्य की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आते ही आते मैंने नोट्स दिया था, तो टी 2 बार, उसको हम 1 बार लिख लेंगे। आर की बात कर ले तो आर भी 2 बार, उसे कितनी बार, 1 बार लिख लेंगे। आई की बात करें तो देखिए आई तो 1 ही बार है मेरे पास, ठीक है। जी की बात कर ले 1 ही बार है। ओ की बात कर ले 2 बार है, 1 बार लिख लीजिए। एन 1 ही बार है, एम 1 ही बार है, ई 1 ही बार है, ठीक है। और फिर टी है और फिर वाई है। तो इसका रियल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें कितने सदस्य कोई पूछे तो गलत जवाब ना दीजिएगा कि 3 3 6 3 9 3 12 12 गलत जवाब होगा। सही जवाब होगा 3 3 6 3 9 1 10। हमारे पास 10 सदस्य इसमें मौजूद है। सेम इसी प्रकार आपके लिए अगला सवाल है बेटर, ठीक है। 6वां लगाएं अपने से, और उसके बाद तुरंत हम लोग चले आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में, 5वें में, ठीक है। 5th क्वेश्चन यहाँ भी इसने लिखा है कि आप सूचीबद्ध यानी कि टेबुलर फॉर्म में चेंज करो। इसमें बदलना हमको टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। इस विधि से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसे भी कर रहे हैं। बस केवल सवाल सुनते जाइए, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो
पहला क्वेश्चन लिखा इसने, x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, सब ध्यान दीजिए, विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर मैं इसको रिपीट कर दूं इंग्लिश में एक बार, और मुझे लगता है हर मित्र बता सकता है, x is such that x is an नेचुरल ऑड, नेचुरल ऑड, वो नेचुरल भी है और ऑड भी है। ऑड यानी कि विषम किसे कहते हैं? तो जवाब है पहले शर्त तो प्राकृतिक की है, तो प्राकृतिक में क्या क्या आ जाता है मित्रों, 1 2 3 4 5 पूरी गिनती आ जाएगी इस तरीके से, पर उसमें भी हमें केवल क्या छांटना है, विषम यानी कि ऑड। तो ये रहा नेचुरल की डिफिनेशन। अब ऑड इसमें टिक कर लीजिए, ऑड वो है या विषम वो है जो 2 से नहीं कटते, जैसे 1 3 5 आगे 7। तो समझ गए होंगे कि ए में हमारे क्या क्या कलेक्शन आ जाएगा, तो जवाब होगा सर 1 3 5 7 एंड 100। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। केवल दिखाने के लिए देखिएगा, अगले वाले का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है। बहुत बार बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या मैं आंसर दे दूं। जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, बराबर लिखा हुआ है इस तरीके से, x such that, मतलब x ऐसा है कि, इसे हम डबल बिंदी को क्या पढ़ते हैं तो इसको समझ लीजिएगा, और इसके बारे में डिटेल हमारे पास, ऐसा है कि, इसे अभी पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, x ऐसा है कि। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था साइलेंट को क्या पढ़ते हैं, सदस्य है, मतलब इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ। इसी प्रकार साइलेंट अगर लिखकर काट दें तो सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, वो एलिमेंट नहीं है, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, और जिसकी खासियत है कि वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। मैं थोड़ा इसको काटना चाहूंगा ताकि आपको क्लियरिफाई करें। 0.5 और 4.5, ठीक है। पूर्णांक का मतलब हुआ, ठीक है, पूर्णांक का मतलब हुआ इंटीजर से, मतलब x एक इंटीजर पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, लेकिन लाई कहां कर रहा है, जरा देखिएगा, संख्या रेखा भी देख लें मित्रों तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, -1 -2, हमें माइनस पॉइंट, यहाँ देखिएगा -0.5 यहाँ कहीं पड़ेगा 0 और 1 के बीच में, तो इससे बड़ा और 4.5 यानी कि 4.5 से क्या चाहिए हमको, छोटा, इसके बीच का सभी पूर्णांक। तो आपको दिख रहा है कहां है सर, जवाब होगा हाँ सर 0 1 2 3 और 4, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सवाल है, सवाल का सेंस कई बार लोग ना समझ पाने के नाते भी सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो अगला सवाल हमारा सी वाला है इस तरीके से कि x सच दैट, x ऐसा है कि x, ठीक है, लिखा है एक पूर्णांक, क्या लिखा है, एक पूर्णांक, और वो पूर्णांक भी किस तरीके का है उस पर भी जरा बीच में चर्चा कर लिया जाए। लिखा हुआ है x² इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x² का मान लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, फिर मैं बोल रहा हूँ x इज एन इंटीजर, ठीक है, एन इंटीजर, ये मतलब हुआ, बाकी सारी कहानी वही है। तो मतलब एक संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर मान 4 आए, अच्छी बात है, या 4 से कम, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन संख्या है जिनका स्क्वायर लेने पर हमें 4 या 4 से लेस मिलता है। तो जवाब हुआ सर, हम अगर इंटीजर लें तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 0 का स्क्वायर क्या आता है 0, -1 का भी स्क्वायर क्या आता है 1, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4। और अगर मैं अब इसके आगे बढ़ूं, देखिएगा, अगर मैं इसके पीछे बढ़ूं, इसके आगे, तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, जो कि मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार इधर अगर मैं +3 का स्क्वायर कर दूं तब भी आएगा 9, मैं नहीं ले सकता। तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर लेने पर 4 या 4 से छोटा अंक मिलता है। तो जवाब है सर 1 0 -1 -2 और +2, यानी कि 0 1 2 पीछे -1 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं डी की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
केवल समझना है मित्रों, और कोई इसमें दम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आसान लग रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ मुजबानी भी आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैं करा चुका, लायल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है, लायल शब्द का एक अक्षर है, तो L, O, Y, A, L। X एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो आप मुजबानी देख ले, जनवरी में 31, फरवरी में 30, तो फरवरी हमारा आंसर हुआ। मार्च में 31, अप्रैल में 30, तो 30 हमारा आंसर ये वाला हो गया। फिर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 नहीं लेंगे, लेकिन जून ले लेंगे क्योंकि उसमें 30 आता है। ऐसे करते हुए पूरे महीने साल भर देख लें, ठीक है, आराम से दे सकते हैं। एक्स ऐसा कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मुजबानी बता सकते हैं के पहले क्या क्या आता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब के आ जाएगा तो बस यहीं तक, यानी कि ए से लेकर कहां तक लिख देंगे, कामा लगाकर आई तक। अगला सवाल हमारा लिखा है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, इसमें कोई दम नहीं बचा। तो उम्मीद करते हैं आज की जो विधि है आपकी, यानी कि तालिका विधि या रोस्टर फॉर्म, वो आपको खूब मजा लाई होगी और आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर आपसे इजाजत लेता हूं और इच्छा व्यक्त करता हूं कि अगर आपको भी आनंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके और दोस्तों को जोड़ें। और ये सब कुछ ना कर सकें, आपको वाकई में कुछ फील हुआ हो मेरे प्रति, तो जरूर एक वीडियो एटलीस्ट FB पर यानी कि फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद हमें देखने के लिए, ऐसे ही लगे रहें, बने रहें, हम लगातार अध्यायवर आपके लिए समाधान ला रहे हैं। आगे चलकर हम आपको फाउंडेशन क्लास की भी इस YouTube पर अवेलेबल कराएंगे मित्रों। पहले हम NCERT की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं इजाजत और अगले मुलाकात के लिए, ताकि फिर मैं कुछ और बारूद भर कर ले आऊं और आपको समझा सकूं। धन्यवाद।